Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue the chapter Money and Banking. ठीक है, और ये एक्चुअली आपका पार्ट 3 है क्योंकि इससे पहले 2 पार्ट आ चुका है और ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड भी है. ठीक है, तो पहले आप वो 2 पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 3 पे आना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि मनी किसे कहते हैं. ठीक है, उसके बाद मनी का फॉर्म्स क्या क्या होता है. ठीक है, किस किस टाइप का मनी अवेलेबल होता था पहले के जमाने में. जैसे वाटर सिस्टम हो गया आपका, एनिमल मनी हो गया आपका, मेटेलिक मनी हो गया. तो इसी तरह से आज भी डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन और द काइंड्स ऑफ मनी. दैट मीन्स मनी का क्या क्या क्लासिफिकेशन है और क्या क्या टाइप्स पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स और क्लासिफिकेशंस और द काइंड्स ऑफ मनी. दैट मीन्स मनी का क्या क्या टाइप हो सकते हैं एंड क्या क्या क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं मनी के. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इन ए ब्रॉड सेंस मनी इज ऑफ 2 टाइप. 2 टाइप का मनी होता है ब्रॉड सेंस पे. ठीक है, एक होता है मनी ऑफ अकाउंट और एक होता है मनी प्रॉपर. ठीक है, अब ये 2 टर्म का मतलब क्या है. मनी ऑफ अकाउंट, देखो इसका मतलब एक्चुअली ये एक कंसेप्ट है. ठीक है, एक आइडिया है. जैसे मनी ऑफ अकाउंट मतलब क्या है, जो यूनिट हम यूज करते हैं मनी को मेजर करने के लिए, मनी को वैल्यू करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको. मनी ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, यूनिट जो कि हम मनी को मेजर करते हैं. जैसे एक बिस्कुट पैकेट का रेट हो गया आपका 10 रुपीज, तो इसको हम मेजर करते हैं. ठीक है, ये रुपीज जो है ना, यही होता है आपका मनी ऑफ अकाउंट, ताकि हम मनी को वैल्यू दे सके, हम मनी को मेजर कर सके. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द प्रॉपर मनी. प्रॉपर मनी तो पता ही है आपको, जो कि हम एक्चुअल मनी यूज करते हैं डेली लाइफ पे. ठीक है, वट एवर इज द फॉर्म ऑफ मनी प्रॉपर, इट विल ऑलवेज एक्ट एज ए मनी ऑफ अकाउंट. और जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज. ठीक है, ये तो प्रॉपर मनी है, उसके साथ साथ भी है मनी ऑफ अकाउंट भी है, क्योंकि हम इन रुपीज के जरिए किसी कमोडिटी को हम मेजर करते हैं, वैल्यू करते हैं. जैसे एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज, एक नोटबुक का प्राइस है 50 रुपीज. ठीक है, मनी ऑफ अकाउंट इज लाइक द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मनी प्रॉपर इज लाइक द पर्सन हु हैपेंस टू बी द प्राइम मिनिस्टर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाया गया है कि मनी ऑफ अकाउंट एक कंसेप्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है. ठीक है, और जो प्रॉपर मनी है वो है एक्चुअल पर्सन, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चलाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एक मनी ऑफ अकाउंट, एक है मनी प्रॉपर. मनी प्रॉपर होगा वो जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर होगा, और मनी ऑफ अकाउंट दैट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा. ठीक है, उसके बाद देखो, मनी प्रॉपर हैज डिफरेंट टाइप्स, और ये जो सेकेंड टाइप था मनी प्रॉपर, इसका भी कुछ अलग अलग टाइप्स है. सबसे पहले कोमोडिटी मनी. ये तो हमने पहले ही देखा कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था. कोमोडिटी मनी वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दैट मीन्स आपके पास अगर शुगर है तो आप शुगर को किसी और के साथ, जैसे बिस्किट को लेकर आप शुगर को एक्सचेंज कर सकते हो. दैट मीन्स कमोडिटी के अगेंस्ट में आप कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते थे. इट वॉज बोथ मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर. ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम में जो मनी था वो कमोडिटी ही था. ठीक है, और उसको मेजर करते थे. जैसे आप मान लो ये एक पर्सन है. ठीक है, ये दूसरा पर्सन है. इसके पास 1 किलो शुगर है और इसके पास 2 किलो मान लो आप व्हीट है. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में यही जो 1 केजी ऑफ शुगर था और 2 केजी ऑफ व्हीट था, यही तो एक्चुअली मनी था, क्योंकि इसको ही एक्सचेंज करते थे. ठीक है, और इसको हम मेजर भी कर सकते थे कि आप 1 किलो शुगर दोगे तो ही आपको 2 किलो व्हीट मिलेगा. तो एक्चुअली ये वाटर सिस्टम में दोनों ही एक मनी की तरह काम करता था. ठीक है, अब देखो दूसरा क्या था, एनिमल मनी. ये भी हम पढ़ चुके ऑलरेडी. एनिमल्स वर यूज्ड एज ए मनी, स्पेशली पर्टिकुलरली गॉड्स. ठीक है, जो गॉड्स को हम क्या करते थे, एज ए मनी यूज करते थे उस टाइम में. इट वॉज मनी प्रॉपर एज वेल एज मनी ऑफ अकाउंट. ऑब्वियसली दोनों ही है, क्योंकि गॉड्स ही उस टाइम पे मनी हुआ करता था. ठीक है, और उसके जरिए हम डिफरेंट कमोडिटीज को खरीदते थे. उसके बाद आया मेटेलिक मनी. ये भी कवर्ड है ऑलरेडी. जैसे गोल्ड एंड सिल्वर केम टू बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है,
तो उसके बाद क्या आया, मेटेलिक मनी, जो कि हम मेटल को यूज करते थे एज ए मनी, गोल्ड या फिर सिल्वर। उसके बाद था पेपर मनी। पेपर मनी हैज रिप्लेस्ड द मेटेलिक मनी एज इट इज इजी टू कैरी। देखो मेटेलिक मनी में एक इशू था, वो क्या था कि इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, जब देश विदेशों में ट्रेड करने जाते थे लोग तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, तो इसलिए पेपर मनी आया था। ठीक है, तो पेपर मनी हैज रिप्लेस्ड द मेटेलिक मनी एज इट इज इजी टू कैरी, ऑब्वियसली कैरी करना इजी था। Today's paper money, however, is inconvertible or the non-representative paper money as it is no longer convertible into gold and silver। देखो पहले जमाने में क्या होता था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 1930s के आसपास, ठीक है, ये आप हो, आपके पास मान लो 100 रुपीज है उस टाइम में। ठीक है, अगर इस 100 रुपीज को आप बैंक में जमा करते हो तो इस 100 रुपीज में जो भी गोल्ड या सिल्वर आएगा तो बैंक आपको लौटा देगा, दैट इज कन्वर्ट कर सकते थे पहले। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ, अगर आप बैंक में कोई भी रुपीस लेके जाते हो, ह्यूज अमाउंट पे रुपीस लेके जाते हो और बोलते हो कि ये आप मुझे कन्वर्ट करना है गोल्ड एंड सिल्वर में, तो बैंक आपको नहीं देगा। ठीक है, हालांकि बैंक आपको बोलेगा कि आप खरीद सकते हो या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, देखो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको। आजकल के जो 100 रुपीस या नोट है, ठीक है, उसको एक्चुअली बोलते हैं फियाट मनी। फियाट मनी, ठीक है, क्योंकि इसको कौन टेंडर देता है, गवर्नमेंट देता है। गवर्नमेंट बोला कि 100 रुपीस लीगल है, इस 100 रुपीस से आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, और इस 100 रुपीस को प्रिंट कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई वहां पे, अब अगर 100 रुपीज देखोगे तो वहां पे एक लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज। दैट मीन्स आरबीआई बोलता है कि ये बाय लॉ एंड ट्रस्ट ये वैलिड है, आप इस 100 रुपीज को कहां पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से आज का जो मनी थे फियाट मनी है। ठीक है, ये लीगल मनी है, ये कोई गोल्ड एंड सिल्वर में कन्वर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये खुद ही मनी है। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था कि कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आज के जमाने में ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये 100 रुपीज का नोट आपको आरबीआई ही प्रॉमिस करता है कि आप इससे कुछ खरीद सकते हो, जो भी बेयरर है उसको पे भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अकाउंट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी। ठीक है, इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जरिए यूज भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो बोथ मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर। ऑब्वियसली दोनों ही है, क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं एक तो, और दूसरा यह है कि हम एक्चुअल मनी भी है जो कि डेली हम यूज कर सकते हैं, पेपर मनी। ठीक है, उसके बाद आता है लीगल टेंडर मनी। ठीक है, when the general acceptability of money as a medium of exchange is supported by the law of the land, it is known as the legal tender money। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, आपके पास एक 100 रुपीज का नोट है, अब ये 100 रुपीज कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो 100 रुपीज है ये लीगली वैलिड है, लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट ने इसको लीगल डिक्लेयर किया है। ठीक है, कुछ रूल्स के जरिए इसको लीगल, जैसे आप मान सकते हो एक एक्ट था, आरबीआई एक्ट बोल के, ये 1934 में आया था। उसमें लिखा गया था कि जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो हमेशा मनी को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये तो लीगल टेंडर मिल गया, क्योंकि 100 रुपीज का नोट आरबीआई ने प्रिंट किया है। उसके बाद और एक एक्ट आया था जिसका नाम था कॉइनेज एक्ट, कॉइनेज एक्ट 2011। इसमें जो कॉइन्स थे ना, 1 रुपया 2 रुपया, जो आपका 5 रुपया हो गया, उसको भी लीगल टेंडर घोषित किया था कि ये भी आज से लीगल है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मनी आप डेली यूज करते हो, ये एक्चुअली जो हमारे इंडिया के कुछ लॉस है, एक्ट है, उसके द्वारा ही बैक्ड किया गया है। ठीक है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट एज ए मीडियम ऑफ इज विल बी द वायलेशन ऑफ द लॉ। अगर ये 100 रुपीज नोट या फिर कुछ कॉइन लेके आप दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार रिजेक्ट कर देता है आपको कि मैं ये रुपी नहीं लूंगा, तो उसके अगेंस्ट में फाइन भी लगेगा। ठीक है, लीगल टेंडर मनी इज ऑफ 2 टाइप, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लीगल टेंडर मनी है, इसको 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डिस्कस करते हैं। देखो, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इज द मनी व्हिच इज एक्सेप्टेबल अप टू ए गिवन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है,
मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, ये आप हो, आप क्या करते हो, आईफोन खरीदने के लिए जाते हो दुकान पे। ये तो कम से कम 1.5-2 लाख का प्राइस होगा। तो आप क्या करते हो, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, ये कॉइन मिला के आप 1.5 लाख रुपए लेके जाते हो। ठीक है, तो दुकानदार बोलता है आपको कि हम ये रुपीस आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें आप जो आप पेमेंट करना चाहते हो आईफोन लेने के लिए वो सिर्फ कैश से होगा या फिर नोट से होगा। ये जो कॉइनेज है, कॉइन्स है, इससे हम पेमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी वैलिड है, आप दुकानदार एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर दुकानदार ने बोले कि हाँ मैं कॉइन भी एक्सेप्ट कर लूंगा तो अलग बात है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि दुकानदार आपको ये कॉइन एक्सेप्ट करे, ना भी कर सकता है ये, क्योंकि ये लिमिटेड है। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, दैट मीन्स जो आईफोन का प्राइस है 1.5-2 लाख, इट विल बी क्यूबसम टू यूज स्मॉल कॉइन। ऑब्वियसली अगर आप स्मॉल कॉइन यूज करते हो आईफोन खरीदने के लिए तो इट विल बी ह्यूज अमाउंट होगा। ठीक है, आपको बहुत सारा कॉइन से इकट्ठा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हैज सोल्ड हिज प्लॉट ऑफ लैंड वर्थ ₹10 लाख। इफ ए बायर ऑफ द plot of the land pay ₹10 lakh in small coin, the transaction will to become cumbersome। ठीक है, तो अगर 10 लाख रुपए का एक आपने लैंड खरीदा और आप इसका जो पेमेंट कर रहे हो वो कॉइन से कर रहे हो, तो ये तो डिफिकल्ट होगा उसको गिनने में। तो इसलिए लीगल टेंडर होता है। मैंने आपको बोला था ना, एक एक्ट था कॉइनेज एक्ट बोल के, ये ठीक है, कॉइनेज एक्ट 2011 में आया था। ठीक है, इस एक्ट में लिखा गया है कि आपके पास अगर ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 का कॉइन है तो इससे मैक्सिमम आप ₹1000 तक खर्च कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर अमाउंट होगा तो ये आप कॉइन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और भी एक प्रोविजन था, अगर आप 50 पैसे जो कि आज यूज नहीं करते हैं कोई, 50 पैसे अगर आपके पास है तो आप सिर्फ हाईएस्ट ₹10 तक ही खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिमिट लगाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड। ठीक है, आप ₹1000 तक ही इस कॉइन को यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा होगा तो ये आप नहीं कर सकते। हालांकि कुछ दुकानदार अलाउ करते हैं, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि लोग कॉइन से आईफोन खरीदते हैं, तो ये भी वैलिड, अगर दुकानदार एक्सेप्ट करता है तो ये अलग बात है। ठीक है, उसके बाद ऑन द अदर हैंड, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इज मनी व्हिच कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ एनी वैल्यू। अगर आप वो कॉइन की जगह पे आप ₹50, ₹100, ठीक है, ₹500 का नोट लेके जाते हो और आईफोन खरीदते हो तो ये तो वैलिड है, अनलिमिटेड है, क्योंकि आप पेपर मनी को जितना भी यूज कर सकते हैं, कितना भी बड़े ट्रांजैक्शन हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप, वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, लीगल टेंडर मनी इज बोथ प्रॉपर मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट। हालांकि ये दोनों ही है, क्योंकि ये प्रॉपर मनी भी है, हम डेली यूज करते हैं, एंड मनी ऑफ अकाउंट, इसको वैल्यू करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे 10 लाख का एक प्लॉट है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन लीगल टेंडर मनी। When the general acceptability of money as a medium of exchange has no legal support, it becomes non-legal tender money। ठीक है, जैसे जितना भी आपका पेपर मनी हो गया, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ठीक है, ये इसका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बोला है, आरबीआई ने भी बोला है कि इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं लिया तो इसका अगेंस्ट में फाइन लगेगा। ठीक है, या फिर आप जो कॉइन्स बोलते हो, कॉइन्स भी यूज करते हो, लेकिन एक लिमिट में। लेकिन ये जो चेक मनी है ये एक्चुअली नॉन लीगल टेंडर मनी है। दैट मीन्स आप अगर किसी दुकान पे जाते हो और बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चेक ही दूंगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तब जो दुकानदार है उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, जैसे आप किसी विलेज पे गए, वहां पे कुछ खरीदा, आप अगर चेक देने लगे तो दुकानदार ऑब्वियसली नहीं बोलेगा कि मुझे चेक से क्या होगा, मुझे आप पैसे दे दीजिए। तो इसको एक्सेप्ट करना दुकानदार के ऊपर है। ठीक है, और अगर नहीं भी एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर कोई फाइन भी नहीं लगेगा। इसी तरह से आप जो आजकल यूज करते हो डिजिटल पेमेंट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, तो ये भी नॉन लीगल टेंडर मनी है। ठीक है, अगर दुकानदार बोला कि मेरे पास डिजिटल नहीं है, आप कैश ही दो, तो आपको कैश ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है फियाट मनी। फियाट मीन्स द ऑथोरिटी और द पावर ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स फियाट का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है आपका, ठीक है, या फिर आरबीआई जो है, एक्चुअली गवर्नमेंट ही है।
मनी इज सपोर्टेड बाय द फियाट ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड फियाट मनी। जो आप 100 रुपीज 50 रुपीज यूज करते हो, इसको गवर्नमेंट ने ही बोला है कि इसको हम लीगल घोषित करते हैं तो ही आप यूज कर सकते हो। आरबीआई ने भी बोला कि हम इसे प्रिंट करेंगे और वहां पे लिखा भी है आप जिसको देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो ये होता है फियाट मनी। ठीक है, मतलब जो आपका पावर ऑफ द स्टेट है, आपका गवर्नमेंट है, वो उसको जो लीगल है उसे घोषित करना ही होगा, तभी वो फियाट मनी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है टोकन मनी। When the face value or the written value or the money is higher than its intrinsic or the metallic value, it's become a token money. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो। फॉर एग्जांपल, टेक ए 100 रुपीज नोट। द वर्ड 100 इज रिटन ऑन दैट करेंसी, दैट इज द फेस वैल्यू। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक 100 रुपीज का नोट है, इस पे क्या लिखा है, 100 रुपीज। ठीक है, तो ये जो करेंसी है, इसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है, 100 रुपीज है, क्योंकि 100 इस पे लिखा है। 100 रुपीज का सामान आप खरीद सकते हो, लेकिन एक्चुअली जो 100 रुपीज का नोट होता है वो पेपर से बना होता है। ठीक है, मान लो कि ये 100 रुपीज को बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए आरबीआई को 10 रुपया लगता है। ठीक है, मतलब देखो आप, ये जो रुपीज है इसको प्रिंट करने में 10 रुपया लगता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है कितना है, 100 रुपीज है। 100 रुपीज का आप वैल्यू कैरी करते हो और 100 रुपीज का कोई भी सामान खरीद सकते हो, तो इसे बोलते हैं टोकन मनी। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, जो कि प्रिंट करने के लिए जो खर्चा आता है उससे भी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं टोकन मनी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द करेंसी इज मेड ऑफ पेपर, द वैल्यू ऑफ द पेपर यूज्ड इज मच लेस देन द रिटन वैल्यू। ठीक है, जो पेपर को प्रिंट करने के लिए खर्चा होगा आरबीआई का, वो तो ऑब्वियसली 100 रुपीज से कम होगा। मैंने आइडिया लिया था कि 10 रुपीज, मान लो एग्जाम्पल की तरफ से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोकन मनी, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 100 रुपीज का है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रिंट करने के लिए जो वैल्यू लगा है आरबीआई को वो 10-20 रुपया है। ठीक है, उसके बाद आता है चेक मनी। ये तो आपको पता ही है कि चेक मनी लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, ये गलती मत करना, चेक इज नॉट ए लीगल टेंडर। ठीक है, एन इंडिविजुअल मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन चेक। यही बोला मैंने कि आप किसी दुकानदार को अगर चेक भी दोगे तो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, और नहीं करेगा तो उसके ऊपर फाइन भी नहीं लगेगा। ठीक है, देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था 2 ही एक्ट आया था, एक था आरबीआई एक्ट 1934, एक था कॉइनेज एक्ट। तो उन दोनों ही एक्ट पे ये नहीं लिखा था कि चेक एक लीगल टेंडर है। उन दोनों एक्ट में लिखा था जो कि आरबीआई मनी प्रिंट करता है वही लीगल टेंडर होगा, या फिर जो कॉइन है आपका वही लीगल टेंडर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इट चेक इज एनकेस्ड एट द काउंटर ऑफ द बैंक। ये तो आपको पता है, आप अगर चेक लेके जाओगे तो बैंक के जो काउंटर है उस पे आप मनी पे कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्दो चेक इज नॉट ए मनी, येट द फैक्ट रिमेन्स दैट चेक इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, नॉट ओनली इन द डेवलप्ड बट ऑल्सो इन द डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, हालांकि ये तो लीगल टेंडर नहीं है, फिर भी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है उसमें चेक का जो यूज है वो इंक्रीज हो गया है आजकल, क्योंकि ये इजी होता है थोड़ा प्रोसेस। ठीक है, इतना ज्यादा अमाउंट में मनी कैरी करने के अलावा ये एक सिंपलेस्ट तरीका है कि वहां पे चेक पे आप अमाउंट लिख दो जितना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी इज अ यूनिट ऑफ मनी। इन इंडिया द रूपी इज द स्टैंडर्ड मनी। तो स्टैंडर्ड मनी क्या है, एक मनी का यूनिट है। जैसे रूपी आजकल होता है 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड मनी। देखो, उसके बाद है हॉट मनी। हॉट मनी का मतलब क्या है, मनी चेक दैट गोज आउट ऑफ द कंट्री इन द फेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिसऑर्डर और द अनसर्टेनिटी इन द कंट्री इज कॉल्ड द हॉट मनी। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द नर्वस मनी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ हॉट मनी का मतलब क्या है। देखो आप, ठीक है, ये आप हो, आप इंडिया पे रहते हो। ठीक है, और यूएस में एक कंपनी है, ये है एक कंपनी जो कि अमेरिका पे है। सॉरी, यहाँ पे कंपनी होगा, कंपनी। ठीक है, आपने सोचा कि ये जो अमेरिका का कंपनी है उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं, इन्वेस्ट। ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है, मान लो 6% है इंटरेस्ट रेट, तो आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा।
ठीक है, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम है, मान लो 4% है, तो आप प्रिफर करते हो कि अमेरिका में आप इन्वेस्ट कर दो। 6% क्योंकि दे रहा है तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि इंडिया में जो 4% का इंटरेस्ट रेट था वो अब 8% हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जो भी 1 करोड़ रुपया आपने अमेरिका में इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न करोगे, रिटर्न करके इंडिया पे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हॉट मनी हुआ। पहले आपने अमेरिका पे इन्वेस्ट किया, वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद अमेरिका का इंटरेस्ट रेट से इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे, मनी को फिर से लौटा के इंडिया पे इन्वेस्ट करोगे। तो इसको बोलते हैं हॉट मनी। ठीक है, एक जगह पे इन्वेस्ट किया आपने, लेकिन आपने जब देखा कि दूसरे जगह पे उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो मनी आप निकाल के दूसरे वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ये होता है हॉट मनी। उसके बाद आता है डेयर मनी। डेयर मनी रिजल्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंकिंग एक्शन व्हेन, फॉर एग्जांपल, इंडिया's सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, raises its rates of interest, the member bank will borrow less from the RBI। ठीक है, थोड़ा आवाज का इशू आ रहा है क्योंकि मेरे ऊपर रफाइल वगैरह सुखाए जो एयरफोर्स के क्राफ्ट है वो भी उड़ रहा है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस। देखो आप यहाँ पे डेयर मनी एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, ये होता है आरबीआई। आरबीआई तो आपने सुना ही होगा कि ये सब बैंक का हेड है, बैंकर ऑफ द बैंक बोलते हैं इसे। तो इसके अंडर पे बहुत सारे बैंक आता है, जैसे एसबीआई हो गया आपका, आईसीआईसीआई हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, जब भी एसबीआई को या फिर आईसीआईसीआई को या फिर एचडीएफसी को मनी का जरूरत होता है, तो आरबीआई क्या करता है, लोन देता है इन लोगों को, इन बैंकों को लोन देता है। ठीक है, एक इंटरेस्ट रेट पे आपने देखा ही होगा कि आप कहीं से भी लोन लेते हो तो आपको उसको थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, मान लो आरबीआई 10% इंटरेस्ट ले रहा है इन बैंकों से और आरबीआई ने लोन दे दिया। ठीक है, तो आरबीआई को, ये जो बैंक है उसको तो आरबीआई को पैसा भी वापस करना होगा विथ इंटरेस्ट रेट। तो जब बैंक देखता है कि पहले आरबीआई का इंटरेस्ट रेट 5% था, आरबीआई ने क्या किया दिया, इसका डबल कर दिया। ठीक है, तो एसबीआई सोचेगा कि आरबीआई से क्यों पैसा लूं, क्योंकि ये तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। ठीक है, तो कम अमाउंट पे लेगा पैसा। जो जहां पहले 5% था, मान लो वहां पे 100 करोड़ लेगा, तो 10% में 50 करोड़ लेगा, अमाउंट भी कम कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप एसबीआई पे जाते हो या आप सोचते हो कि एसबीआई से हम लोन ले ले। ठीक है, लेकिन आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है 10%, 5% से 10% किया है, तो एसबीआई भी आपसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा। पहले 5% था, अब आपसे 10% लेगा। तो आप भी क्या सोचोगे कि एसबीआई से मैं क्यों लूं, क्योंकि इसका तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, वो अगर कम होगा तब भी मैं लूंगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है, इसी की वजह से जो मनी है ना वो एक्सपेंसिव हो चुका है। पहले 5% इंटरेस्ट रेट था, अब 10% हो चुका है, तो आपको रिटर्न में ज्यादा मनी देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हॉट मनी। ठीक है, सॉरी हॉट मनी नहीं, डेयर मनी, क्योंकि मनी थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन देयर रिटर्न द मेंबर बैंक विल रेज ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज ए रिजल्ट द बोरोअर विल बोरो लेस मनी फ्रॉम द मेंबर बैंक। जहाँ पे आपने सोचा था कि अगर 5% इंटरेस्ट रेट होगा तो बैंक से मैं इतना पैसा लूंगा, क्योंकि अब 10% है तो मैं थोड़ा कम अमाउंट पे लूंगा। ठीक है, मनी दस बिकम डेयरर, इट इज नोन एज द डेयर मनी पॉलिसी। तो इसको बोलते हैं डेयर मनी पॉलिसी। ठीक है, अब आता है इजी और चीप मनी। देखो, when the central bank reduces the interest rate to the member bank will borrow more money from the central bank and lend more to their borrower, money thus become cheaper, it is known as the cheap money policy। अगर आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, 5% कर दिया, तो दूसरे बैंक भी सोचेगा, जो एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, वो भी सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ले लो, आरबीआई से लोन ले लो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम है। तो अगर ज्यादा पैसा लेगा तो आपको भी ज्यादा पैसा लोन में देगा और कम इंटरेस्ट में लोन में देगा। तो इसको बोलते हैं चीप मनी। ठीक है, क्योंकि मनी उतना एक्सपेंसिव नहीं है, अब मनी थोड़ा चीप हो गया है क्योंकि 5% इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैक मनी। देखो, ब्लैक मनी इज नॉट ए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मनी, एनी मनी कैन बिकम ब्लैक मनी व्हेन इट इज जनरेटेड थ्रू द इकोनॉमिक ऑफेंस। मतलब क्या है, जो मनी आप इलीगली अर्न करते हो, इलीगली कमाते हो, ठीक है, और गवर्नमेंट को शो करते हो कि ये मनी तो मैंने कमाई नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट से क्या करते हो आप, छुपाते हो, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो,
Let us suppose after all the deductions and the rebates from his gross annual income, an individual has to pay income tax of 5 लाख रुपीस। ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, उसको क्या हुआ, इनकम टैक्स देना पड़ रहा है 5 लाख रुपीस। ठीक है, बट द इंडिविजुअल मैनिपुलेट्स हिज टैक्स स्टेटमेंट इन सच ए वे दैट हिज टैक्सेबल इनकम इज शोन एज 1 लाख। लेकिन उस इंसान ने कुछ लूपहोल्स खोजा, कुछ टेक्निक्स लगाया, जिसकी वजह से ये 5 लाख का जो इनकम था उन्होंने शो किया कि मेरे पास 1 लाख ही इनकम आता है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, पहले तो क्या होता था 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन अब 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो आदमी है या फिर इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है, 4 लाख रुपीस का टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं करता है। ठीक है, वो 4 लाख रुपीस उसके पास ही रह जाता है। तो इसको बोलते हैं ब्लैक मनी, क्योंकि आपके पास तो 5 लाख रुपीस था, उसके ऊपर टैक्स लगना था, लेकिन आपने कुछ टेक्निक लगाया, उसके बाद आपने सोचा कि 1 लाख रुपीस दिखा देता हूं मेरा इनकम, तो वहां पे आपने 1 लाख रुपीस दिखा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब आपको 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने जो 4 लाख रुपीस वहां पे सेव किए, उसको ही बोलते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, उसके बाद है हाई पावर मनी। आउट ऑफ द टोटल मनी सप्लाई in the country, that part which is under the direct control of the country's central bank is high powered money। ठीक है, आरबीआई जो मनी प्रिंट करता है उसको ही बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है, by means of this money the central bank can increase or decrease the money supply in the economy। वो तो कर सकता है, अगर मनी सप्लाई ज्यादा हुआ इकोनॉमी में तो ये क्या करेगा, कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, और उस टाइम पे प्रिंट भी कम करेगा। ठीक है, तो इसी की तरह सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कम भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, और सेंट्रल बैंक जो भी प्रिंट करता है उसको ही बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थोड़ा आवाज भी आ रहा है आज, तो इसलिए रहने देते हैं। इसका और 2-3 पार्ट आएगा शायद, तो आप अगर इसमें कुछ डाउट भी है तो आप वो बोल देना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।